एक सुबह आप उठते हो, फ़ोन उठाते हो और फ़ोन से आपके इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब गायब। ऐसा ही कुछ हुआ है नेपाल में दोस्तों। इस वजह से नेपाल में जो लहर उठी है, इसने पूरे देश के पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। सड़कों पे आग लगाई जाती है, नेताओं के घरों को टारगेट किया जाता है और एक दिन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा आदेश निकलता है जिससे प्रोटेस्टर पे गोली चला दी जाती है। उस प्रोटेस्ट में 19 लोगों की जान चली जाती है। इंटरनेट को बैन कर दिया जाता है और जिस वजह से इस प्रोटेस्ट को एक अलग ही मोड़ मिल जाती है। काठमांडू की सड़कों पर उस समय सिर्फ दो चीजें ही दिखाई दे रही थी, आवाज और धुआं। लोग टायर जला रहे थे और काला धन वापस लाओ के नारे लगाए जा रहे थे। पार्लियामेंट के गेट पर हमला किया गया, नेताओं के घरों को टारगेट किया गया, उसे जलाया गया। कुछ जगह तो उनके पूरे कंपाउंड तक को जला दिया गया। पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और रबर बुलेट्स चलाए, फिर भी भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर जैसे ही पुलिस ने रियल बुलेट चलाने शुरू किए तो नेपाल की सड़कें खून से लाल हो गई। पर सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ। मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स रखना चाहूंगा दोस्तों। नंबर 1, करप्शन और नेपोटिज्म। नंबर 2, महंगाई और जॉब क्राइसिस। और नंबर 3, सोशल मीडिया का नेपाल में बैन कर दिया जाना। दोस्तों सबसे पहले आते हैं करप्शन और नेपोटिज्म पे। राजनीति में पैसा और परिवारवाद दोनों ने जनता के गुस्से को बढ़ा दिया। लोग कहते रहे, नेता अपना पैसा स्विस बैंक्स में छुपाते रहे और आवाम बेरोजगार घूमती रही। दूसरा कारण था दोस्तों महंगाई और जॉब्स क्राइसिस। पेट्रोल और खाने की कीमत बढ़ती चली गई, जॉब्स कम होती गई और जिंदगी के फ्यूचर्स अंधेरे में दिखने लगे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था सोशल मीडिया को बैन कर देना। नेपाल सरकार ने 26 प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया, ये कहकर कि उन सोशल मीडिया ने रजिस्ट्रेशन रूल्स को फॉलो नहीं किया है। लेकिन यूथ के लिए ये आवाज को दबाने जैसा लग रहा था और बस यही कारण था दोस्तों, नेपाल में पॉलिटिक्स पूरी तरह से हिल गई। अब बात इस मुद्दे पर करते हैं दोस्तों कि आखिर ये प्रोटेस्ट इतना पीक कैसे पकड़ लिया, इतना एस्केलेट कैसे हो गया। तो दोस्तों जब नेपाल की गवर्नमेंट ने इंटरनेट को कट करने की कोशिश की तो जनता पूरी तरह से भड़क गई थी। काठमांडू से लेकर विराटनगर तक जितने भी स्टूडेंट्स और आईटी वर्कर्स थे, सब ने अपने ऑफिस और स्कूल्स को छोड़ दिया। फिर आया वो पल दोस्तों कि जब पुलिस ने प्रोटेस्टर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 19 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। अब प्रोटेस्टर पूरी तरह से खुलकर सामने गवर्नमेंट के आने लगी, कहने लगी अब गवर्नमेंट हमारी आवाज को दबा नहीं सकती। दोस्तों इस प्रोटेस्ट में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इंटरनेशनल मीडिया इसमें कूद पड़ती है और इस प्रोटेस्ट का नाम देती है जेनजी अपराइजिंग। सरकार पे प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि केपी शर्मा ओली जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उनको रिजाइन करना पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि जेनजी के लोग अपनी आवाज को किस लेवल तक उठाकर चल रहे थे। दोस्तों इस पूरे प्रोटेस्ट का बस मुझे यही कंक्लूजन दिखता है कि अगर सरकार करप्शन करेगी तो सरकार के खिलाफ भी आवाज जरूर उठेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। पर अंत में सवाल यही रह जाता है दोस्तों कि 19 लोगों की जान जाने के बाद भी क्या सरकार बदलेगी या फिर वही पॉलिटिक्स फिर से चलती रहेगी, या नेपाल की जनता बेरोजगारी और महंगाई से जूझती रहेगी। आप अपनी राय हमारे कमेंट्स में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।